प्रिय आत्मा की खोज में निकले यात्री, नमस्ते। आज मैं आपको एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कोई साधारण किताब नहीं बल्कि एक दर्पण है। एक ऐसा दर्पण जिसमें देखकर आप अपनी असली तस्वीर देख सकते हैं, बिना किसी मेकअप के, बिना किसी फिल्टर के। यह किताब है डॉक्टर ब्रेनी ब्राउन की द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन, यानी अपूर्णता के उपहार। लेकिन इस कहानी को सुनने से पहले मैं आपसे एक सच्ची बात कहना चाहता हूँ। आपने कितनी बार सोचा है कि काश मैं और अच्छा होता, काश मेरा घर उसके जैसा सजा होता, काश मेरे बच्चे उसके बच्चों की तरह होशियार होते, काश मेरा करियर उस दोस्त जैसा चमकदार होता। हम सुबह उठकर आईने में देखते हैं और एक ऐसे चेहरे को तराशने की कोशिश करते हैं जो दुनिया को पसंद आए। हम परफेक्ट बनने के चक्कर में अपने असली चेहरे को ही खो देते हैं। हम वो मुखौटे पहन लेते हैं जो समाज हमें पहनने को कहता है, बहादुर बनो, रो मत, सफल बनो, गलती मत करो, खुश रहो, दुखी मत दिखो। और यहीं से शुरू होती है हमारी सबसे बड़ी लड़ाई, खुद से ही लड़ाई। यह कहानी सुनना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, सोशल मीडिया के इस दौर में, जहां हर कोई अपनी चमकती हुई जिंदगी की झलकियां दिखा रहा है, वहां यह महसूस करना आसान नहीं है कि हम बहुत हैं, हम काफी हैं, जैसे भी हैं। यह कहानी आपको वह रास्ता दिखाएगी जो आपको खुद तक ले जाएगा। तो चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसी यात्रा पर जहां हम सीखेंगे कि अपूर्णता ही हमारी सबसे बड़ी पूर्णता है। गांव की कहानी, दिल की जुबानी। बात सिर्फ और सिर्फ हमारे हिंदुस्तान की है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक खूबसूरत सा गांव था, आनंद ग्राम। नाम में ही आनंद बसता था इस गांव के। घर घर में देवी देवताओं के मंदिर, आंगन में रंगोली और हर शाम ढोलम जीरे की आवाज। इसी गांव में रहती थी एक जिज्ञासु युवती, गंगा। नाम तो गंगा था, लेकिन उसकी जिंदगी में गंगा की तरह साफ और शांत प्रवाह कहाँ था। गंगा हमेशा से थोड़ी अलग थी। वह सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रहना चाहती थी। उसने पढ़ाई की, शहर से MBA किया और आज वह गांव की ही एक छोटी सी NGO में काम करती थी, महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का काम। गंगा के पिता रघुवीर सिंह गांव के ही एक सम्मानित किसान थे। बड़े सीधे सादे, लेकिन दिल के बेहद सख्त। उनके लिए दुनिया में दो ही चीजें अच्छी थी, खेतीबाड़ी और गांव की परंपराएं। गंगा का MBA करना और नौकरी करना उन्हें कभी रास नहीं आया। बेटी है, बहू बनकर ससुराल जाना है, वे अक्सर कहते, यह सब करियर वियर से क्या फायदा। गंगा की मांग सुशीला बिल्कुल उलट थी। उन्होंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया था अपने लिए। सुबह से रात तक घर के काम, पति की सेवा, गंगा और उसके छोटे भाई की परवरिश। उनकी पूरी जिंदगी एक मुखौटा पहनकर जीने में बीत गई थी। पति के सामने हमेशा चुप, समाज के सामने हमेशा सलीके से पेश आने वाली। वह चाहती थी कि गंगा वो सब करे जो वह नहीं कर पाई, लेकिन इतनी आजादी से कि गंगा उनकी तरह एक आदर्श बहू भी बन सके। गंगा पर उनकी भी अलग ही उम्मीदों का बोझ था। गंगा के बचपन की सहेली थी पारो। पारो बचपन से ही बेहद खूबसूरत और बातूनी। गांव की हर महिला पारो की तारीफ करती। पारो की तो देखो, कितनी सुंदर है, कितना घर संभालती है और कितना अच्छा खाना बनाती है। गंगा अक्सर सोचती, मुझसे तो ना घर का काम ठीक से होता है, ना मैं पारो की तरह गोरी चिट्टी हूँ। लोग मेरी तारीफ क्यों करेंगे। एक दिन गांव के ही प्रसिद्ध मेले में गंगा को एक पुरानी फटी पुरानी किताब मिलती है। नाम है द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन, लेकिन अनुवाद किसी ने खूबसूरत हिंदी में कर दिया था, अपूर्णता, सच्ची पूर्णता की कुंजी। इस किताब की लेखिका थी डॉक्टर ब्रेनी ब्राउन, जिनका काम दुनिया भर में सराहा जाता है। गंगा उसे उठाती है और पढ़ना शुरू करती है। अध्याय 1, खुद को गले लगाना, यानी साहस, करुणा और जुड़ाव। गंगा पढ़ती है, होल हार्टेड लिविंग, यानी पूरे दिल से जीना। यह कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है। इस सफर की 3 बुनियादें हैं, साहस, करुणा और जुड़ाव। गंगा सोच में पड़ जाती है। उसके पिता रघुवीर सिंह में तो बहुत साहस है। उन्होंने अकेले दम पर पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल उगाई है। लेकिन उनमें करुणा कहाँ है। अपनी बेटी के सपनों के लिए उनके दिल में कोई जगह नहीं। और उसकी माँ सुशीला में करुणा तो भरपूर है, लेकिन साहस।
उनमें तो पति से एक बात भी कहने की हिम्मत नहीं। और खुद गंगा, वह तो हर वक्त इसी उधेड़बुन में रहती है कि लोग क्या कहेंगे। न उसमें पिता जैसा साहस है, न माँ जैसी करुणा। वह तो बस अटकी हुई है। तभी पन्ने पर एक पंक्ति लिखी है, जब हम लगातार दूसरों की परवाह करते हैं और अपनी परवाह नहीं करते तो हम खुद से कट जाते हैं। और खुद से कटे होने का मतलब है दूसरों से भी कटे होना। गंगा को लगता है जैसे कोई उसके दिल की बात कह रहा हो। शर्म का बोझ और परफेक्शन का जाल। किताब के अगले हिस्से में गंगा पढ़ती है शर्म का साम्राज्य। लेखिका लिखती है, शर्म वो आग है जो अंदर ही अंदर जलती है। यह एहसास कि हम में कोई बुनियादी कमी है और इसलिए हम प्यार और अपनेपन के लायक नहीं हैं। गंगा ठिठक जाती है। यह तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा वह रोज महसूस करती है। जब उसकी माँ उससे कहती है कि देख, पारो को देख, कितना अच्छा घर चलाती है, तो गंगा के अंदर एक आग जलने लगती है। वह सोचती है, हाँ, मैं फेल हूँ, मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ, मैं अच्छी गृहिणी नहीं बन सकती। लेकिन किताब यही नहीं रुकती। वह आगे कहती है, शर्म को बढ़ावा मिलता है चुप्पी, निर्णय और राज से। और इसका सबसे बड़ा दुश्मन है समानुभूति, एम्पथी। गंगा को याद आया, एक बार उसने पारो को बताया था कि वह कितना अकेला और फेल महसूस करती है। पारो ने उस दिन क्या किया था? उसने गंगा को गले लगाया और कहा था, गंगा, मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ। हर किसी को लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन अंदर से मैं भी टूटी हुई हूँ। वह पल, वह गला लगाना, शर्म की उस आग पर पानी की तरह था। किताब फिर एक और अध्याय लेकर आती है, परफेक्शनिज्म का खोल। यह शर्म की बहन है, लेकिन देखने में एकदम अलग। गंगा पढ़ती है, परफेक्शनिज्म यह सोच नहीं है कि मैं बेहतर कैसे बनूं। यह सोच है कि मैं ऐसा कैसे बनूं कि मुझे कोई गलत न समझे। यह आत्मसुधार नहीं, आत्मसुरक्षा का एक कवच है। गंगा के दिमाग में बिजली कौंधी। उसने देखा उसके पिता कितने परफेक्शनिस्ट थे। खेत में एक भी पौधा अगर कमजोर होता तो वे बगुले हो जाते। उसके छोटे भाई से एक गलती भी बर्दाश्त नहीं होती। और उसकी माँ, उनके घर के बर्तन चांदी की तरह चमकते, लेकिन उनकी आंखें कभी नहीं चमकी। वे हमेशा एक ऐसे आदर्श गृहिणी के पीछे भाग रही थी जो कभी मिला ही नहीं। 10 द्वार आनंद की ओर। किताब गंगा को बताती है कि इस परफेक्शन और शर्म के जाल से निकलने के लिए एक रास्ता है। यह रास्ता 10 द्वारों से होकर जाता है, जिन्हें लेखिका ने 10 मार्गदर्शक स्तंभ कहा है। गंगा ने इन्हें अपनी जिंदगी में ढालने का फैसला किया। 1. प्रामाणिकता का द्वार, छोड़ो दूसरों की राय। पहला द्वार था प्रामाणिकता, दूसरे क्या सोचते हैं, यह सोचना छोड़ दो। गंगा अक्सर पारो से कहती, पारो, तू इतनी परफेक्ट कैसे है। आज उसने फैसला किया कि वह पारो को सच बताएगी। वह उसके घर गई और बोली, पारो, मैं तुमसे बहुत जलती थी। तुम्हारी तारीफें सुन सुनकर मुझे लगता था कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह नहीं बन सकती। पारो ठहाका मारकर हंसी और बोली, गंगा, तू मुझ पर हंसती? तू जो शहर जाकर पढ़ी, तू जो एनजीओ चलाती है, वो मैं कभी नहीं कर सकती। तू वो कर रही है जो मैं सिर्फ सपने में देख सकती हूँ। हम दोनों अलग हैं, कोई कम या ज्यादा नहीं। गंगा को समझ आया, प्रामाणिक होने का मतलब है अपनी अलग पहचान को स्वीकार करना, न कि दूसरों की नकल करना। 2. आत्मकरुणा का द्वार, छोड़ो परफेक्शन का भूत। दूसरा द्वार था आत्मकरुणा, परफेक्शनिज्म को जाने दो। एक दिन गंगा से रसोई में बड़ी गलती हो गई। वह अपनी माँ के लिए खीर बना रही थी और उसमें नमक डाल गई। सारी खीर खराब। गंगा के मन में आया कि रोऊं और खुद को कोसूं। लेकिन तभी उसे किताब की बात याद आई, अपने प्रति करुणा दिखाना यानी अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरह खुद से बात करना। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन बोली, गंगा, तूने गलती की तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, नई बनाते हैं। तू कोई मशीन नहीं है। उसने माँ से माफी मांगी और फिर से खीर बनाई। इस बार खीर स्वादिष्ट बनी। उसकी माँ ने खीर खाई और पहली बार कहा, बेटा, तूने बहुत अच्छी बनाई है। उस पल गंगा को लगा, खुद को माफ करना सबसे बड़ी ताकत है। 3. लचीलेपन का द्वार,
छोड़ो बेहोशी और लाचारी। तीसरा द्वार था लचीला मन, सुन्न करने और लाचारी को छोड़ो। जब भी गंगा के पिता उसे नीचा दिखाते, वह घंटों अपने कमरे में पड़ी रहती, रील्स देखती और मन ही मन सोचती, मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन किताब ने उसे सिखाया कि कठिन भावनाओं को दबाना, नंबिंग, उनका समाधान नहीं है। उन्हें महसूस करना, समझना और फिर आगे बढ़ना ही लचीलापन है। अगली बार जब पिता ने उसकी नौकरी का मजाक उड़ाया तो गंगा कमरे में नहीं गई। उसने सामना किया। उसने पिता से कहा, पिताजी, आपको मेरा काम पसंद न हो, लेकिन मुझे इससे प्यार है। मैं महिलाओं की मदद कर रही हूँ। यह मेरा सपना है। उस दिन वह रोई जरूर, लेकिन टूटी नहीं। 4. कृतज्ञता और खुशी का द्वार, छोड़ो अभाव का डर। चौथा द्वार था कृतज्ञता और आनंद, अभाव और अंधेरे के डर को छोड़ो। गंगा ने देखा, उसकी माँ कभी खुश नहीं रहती। जब भी कोई खुशी का मौका आता, वे कहतीं, यह सब ठीक है, लेकिन कल पता नहीं क्या होगा। यही है अभाव का डर, स्कैर्सिटी माइंडसेट। गंगा ने ठान लिया कि वह हर दिन छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रिया अदा करेगी। उसने एक डायरी बनाई और रोज सोने से पहले उसमें 3 चीजें लिखने लगी जिनके लिए वह आभारी है। आज की ताजी रोटी, माँ की मुस्कान, बारिश की बूंदें। धीरे धीरे उसने पाया कि उसके दिल में एक अलग ही खुशी भरने लगी है। 5. अंतर्ज्ञान का द्वार, छोड़ो अतिनिश्चयता की चाहत। 5वां द्वार था अंतर्ज्ञान पर भरोसा, हर चीज में निश्चितता की मांग छोड़ो। गंगा हमेशा अपने फैसलों को लेकर असमंजस में रहती थी। उसे एक नई नौकरी का ऑफर आया, लेकिन शहर जाना पड़ता। पिता ने मना कर दिया। माँ रोने लगी। गंगा ने किताब के सिद्धांत को याद किया, अंतर्ज्ञान हमारा आंतरिक ज्ञान है जो हमें सही रास्ता दिखाता है, बशर्ते हम शोर को शांत करके उसे सुने। उसने आंखें बंद की। उसे अंदर से आवाज आई, तू यह कर सकती है, तू मजबूत है। उसने नौकरी स्वीकार कर ली। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा फैसला था जो उसने बिना किसी गारंटी के लिया। 6. रचनात्मकता का द्वार, छोड़ो तुलना की बीमारी। 6ठा द्वार था रचनात्मकता, दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ो। गंगा को बचपन से चित्र बनाने का शौक था, लेकिन उसने कभी बनाया नहीं, क्योंकि पारो तो बहुत अच्छा बनाती थी। किताब ने उसे बताया कि तुलना रचनात्मकता की सबसे बड़ी दुश्मन है। उसने एक कैनवास और रंग खरीदे और बिना किसी से दिखाए बस अपने लिए चित्र बनाने लगी। उसे इतना सुकून मिला जैसे कोई बंधन टूट गया हो। 7. खेल और आराम का द्वार, छोड़ो थकान को इज्जत देना। 7वां द्वार था खेल और विश्राम, थकान को प्रतिष्ठा का प्रतीक मानना और उत्पादकता को आत्मसम्मान से जोड़ना छोड़ो। गंगा के पिता का मानना था कि आराम करना आलस्य है। गंगा भी हर वक्त काम में लगी रहती, जैसे रुक गई तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। किताब ने उसे समझाया कि खेल और आराम हमारे दिमाग और आत्मा का भोजन है। उसने हर रविवार को आराम का दिन घोषित किया। वह गांव के बच्चों के साथ खेलती, पहाड़ों पर घूमने जाती। पहले उसे अपराध बोध होता, लेकिन फिर उसने पाया कि सोमवार को वह दुगनी ऊर्जा से काम कर पाती है। 8. शांति का द्वार, छोड़ो बेचैनी को जीवन शैली बनाना। 8वां द्वार था शांति और स्थिरता, चिंता को जीवन शैली बनाना छोड़ो। गांव में हर किसी की जिंदगी में चिंता घुली थी। फसल खराब न हो, बेटी की शादी अच्छी जगह हो, बेटा नौकरी पाले। गंगा ने ठाना कि वह हर सुबह 10 मिनट ध्यान, मेडिटेशन करेगी। बैठकर सिर्फ अपनी सांसों को देखेगी। शुरू में मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में एक अजीब सी शांति का वास होने लगा। 9. सार्थक काम का द्वार, छोड़ो आत्मसंदेह और चाहिए का बोझ। 9वां द्वार था सार्थक कार्य, आत्मसंदेह और चाहिए के बोझ को छोड़ो। गंगा की माँ ने जिंदगी भर चाहिए के बोझ तले दबकर जिया। पतिव्रता होना चाहिए, चुप रहना चाहिए, सबका ख्याल रखना चाहिए। गंगा ने फैसला किया कि वह चाहिए कि नहीं, चाहती हूँ कि जिंदगी जिएगी। वह महिलाओं को सशक्त बनाने का काम इसलिए करती है क्योंकि वह यही चाहती है, इसलिए नहीं कि ऐसा करना चाहिए। 10. हंसी और नृत्य का द्वार, छोड़ो कूल और कंट्रोल में रहना। 10वां और आखिरी द्वार था हास्य, गीत और नृत्य, कूल,
बने रहने और सब पर नियंत्रण रखने की कोशिश छोड़ो। गंगा को याद आया, बचपन में वह खूब नाचती थी। बारिश में भीगकर नाचना, भजनों पर थिरकना। फिर बड़ी होते होते यह सब बंद हो गया, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। किताब ने उसे आजादी दी। एक शाम गांव के मेले में उसने ढोल की थाप पर खुलकर नृत्य किया। पारो भी उसके साथ शामिल हो गई। दोनों दोस्त ऐसे हंसे, ऐसे नाचे, जैसे कोई देख ही नहीं रहा। उस पल गंगा को एहसास हुआ कि असली आजादी यही है, बिना किसी डर के, बिना किसी मुखौटे के, पूरे दिल से जीना। मुक्ति। जब गंगा में उतरा आनंद। समय बीतता गया। गंगा बदल रही थी। अब वह पारो से अपनी तुलना नहीं करती। वह जान गई थी कि पारो की ताकत उसकी कमजोरी नहीं है। उसने अपनी माँ सुशीला को भी यह सीख दी। धीरे धीरे सुशीला ने भी अपने पति के सामने बोलना शुरू किया। उन्होंने अपने लिए समय निकालना शुरू किया। वह गंगा के साथ बैठकर अपनी पसंद के टीवी शो देखने लगी। सबसे बड़ा बदलाव आया रघुवीर सिंह में। एक दिन वह गलती से गंगा की डायरी पढ़ बैठे। उसमें गंगा ने लिखा था, पिताजी बहुत सख्त हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि वे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे हिम्मत दी है। उनका परफेक्शन ही उनकी कमजोरी है, उनका डर है। उस रात रघुवीर ने गंगा से बात की। पहली बार उन्होंने अपने दिल की बात कही। बेटा, मैं हमेशा तुमसे खुश न रह पाने के लिए माफी चाहता हूँ। मेरे पिता ने मुझे कभी प्यार से नहीं बोला। मैं बस यही सीखा कि इंसान को सख्त होना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि अपने बच्चों से प्यार का इजहार कैसे किया जाता है। उस दिन गंगा ने अपने पिता को पहली बार रोते देखा और पहली बार उसने महसूस किया कि उसके सख्त पिता भी कितने कमजोर और अपूर्ण हैं। उसने पिता को गले लगा लिया। आनंद ग्राम में अब सच में आनंद था। गंगा ने वहां महिलाओं के लिए एक केंद्र खोला, अपूर्णता का आनंद। वहां महिलाएं सिलाई कढ़ाई सीखती, अपने मन की बात कहती, एक दूसरे की बात सुनती और सबसे जरूरी, एक दूसरे की अपूर्णताओं का जश्न मनाती। आपकी कहानी, आपका आनंद। तो दोस्तों, गंगा की यह कहानी सिर्फ गंगा की नहीं है। यह मैं हूँ, यह आप है, यह हम सब है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। सबसे बड़ी जीत भी वही है। डॉक्टर ब्रेनी ब्राउन की यह किताब हमें 10 अनमोल सीख देती है। 1. बनो प्रामाणिक, दूसरों की राय से मत डरो। 2. रखो खुद पर करुणा, गलतियों के लिए खुद को माफ करो। 3. बनो लचीले, दर्द को दबाओ मत, उसे जियो और आगे बढ़ो। 4. मनाओ कृतज्ञता और आनंद, जो है उसका शुक्रिया अदा करो। 5. सुनो अपने अंतर्ज्ञान को, वो तुम्हारा सबसे अच्छा गाइड है। 6. बनाओ दोस्तों, बनाओ, रचनात्मक बनो, तुलना मत करो। 7. खेलो और आराम करो, थकान को कोई मेडल नहीं मिलता। 8. ढूंढो शांति, चिंता को अपनी पहचान मत बनने दो। 9. करो सार्थक काम, चाहिए की जगह चाहता चाहती हूँ को चुनो। 10. नाचो, गाओ, हंसो, कूल बनने का मुखौटा उतार फेंको। अंतिम अपील। अगर गंगा की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इन सीखों ने आपको अपनी जिंदगी की किसी कहानी की याद दिलाई हो, तो यही मत रुकिए। इस किताब को जरूर पढ़िए। इसे अपने दोस्तों को दीजिए, अपनी माँ को दीजिए, अपने पिता को दीजिए। यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं, एक आंदोलन है। आंदोलन खुद से प्यार करने का, खुद को अपूर्ण होने की इजाजत देने का। और हाँ, अगर मेरी इस आवाज में, गंगा की इस कहानी में आपको अपनी ही झलक मिली हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही प्रेरक कहानियों और किताबों के सार को सुनने के लिए जुड़े रहें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट में लिखें कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी अपूर्णता क्या है, जिसे आपने हाल ही में अपनाना सीखा है। याद रखिए, जब हम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, तो दुनिया हमें पूरी तरह स्वीकार करने पर मजबूर हो जाती है। आप जैसे हैं, बिल्कुल सही हैं। आप काफी हैं। धन्यवाद। जय हिंद।